अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज की सबसे बड़ी खबर और गैर मामूली खबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। ये पिछले कई दिनों से इसके ऊपर बातचीत भी हो रही थी, ख़बरें भी गर्दिश कर रही थी और ज़ाहिर नामालूम सोर्स से वो ख़बरें आ रही थी। और कुछ दिन पहले DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे ये इस हवाले से बात भी की गई, जिसके जवाब में DGISPR ने कहा था कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का एक कड़ा और ख़ुदकार अमल है। उन्होंने इशारा दिया था इस चीज़ के ऊपर। और आज एक मुख्तसर प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ISPR ने बताया कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कि DG ISI रहे और इसके अलावा कोर कमांडर पेशावर रहे और भावलपुर में थे जब उन्होंने अपनी अर्ली रिटायरमेंट, कोर कमांडर जब उन्होंने अपनी अर्ली रिटायरमेंट ली। बहुत सारे इल्ज़ामात उनके जब वो अपने ओहदे पर थे उस वक्त की अपोजिशन लगाती थी और इस चीज़ का ज़िक्र आज प्रेस रिलीज़ के अंदर भी मौजूद है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रायल शुरू हुआ, बुनियाद बनाई गई, वो टॉप सिटी का मामला था और उसके ऊपर जो एक दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, उस हुक्म के मुताबिक पाक फ़ौज ने इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा जो इंक्वायरी आगे बढ़ाई जा रही है, जो प्रेस रिलीज़ अगर आप देखें तो उसका जो सेकंड फेज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बताया गया कि बहुत सारे और मामलात भी, यानी रिटायरमेंट के बाद भी जो आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई फैज़ हमीद साहब की तरफ से और उसको भी मद्देनज़र उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सारे तहकीकात होंगी, चीज़ें आएंगी सामने तो ही पता चलेगा। ISPR ऑफिशियली उसकी तस्दीक करेगा। लेकिन जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमती जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी इंगेज किया जा रहा था, सरसूख इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और आर्मी के लिए भी जो नुकसानदेह साबित हो रहा था। और 9 मई के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उस वाक़े के अंदर भी फ़ौज और अवाम के दरमियान जो एक दरार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी मुबैना तौर पे फैज़ हमीद साहब का हाथ था। ये सारी चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर तहकीकात होंगी, चीज़ें तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेंगी तो मामला सामने आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे और ऑफिसर्स के नाम भी लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर जब तक कंफर्मेशन नहीं होती, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आती, उसके ऊपर तबसरा करना मुनासिब नहीं है। मज़ीद इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब ने, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। अभी साहब खुश आमदी कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब। किस तरह देखते हैं, गैर मामूली खबर है और ये पहली दफ़ा हो रहा है या इससे पहले भी किसी इस तरह के 3 स्टार जनरल के ख़िलाफ़ तहकीकात हुई? चूँकि आप इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, माजी में इस तरह आला सतही, वैसे तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है 3 स्टार्स के ख़िलाफ़ तहकीकात हुई हैं, कोर्ट मार्शल भी हुआ है, लेकिन क्या वो किसी साबिक DGISI के ओहदे पर रहे? इस तरह इतने बड़े ओहदे को सर्व करने के बाद इस तरह की जो अब आर्मी की तरफ से ज़रा तहकीकात हो रही है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है, ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी खबर है। किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रोसीजर को? जी बिल्कुल ज़फ़ीर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़ी खबर है। और अगर उसको दूसरे प्रिज्म से, डिफरेंट एंगल से देखूं तो एक इंतहाई जो है नॉर्मल खबर है। इंतहाई अहम कैसे कि एक तो ये कि जनरल फैज़ हमीद जो है एक रिप्यूटेड प्रोफेशनल जनरल हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ 2 कोरों को कमांड कर रखा है बल्कि DGISI भी रह चुके हैं। एक रिप्यूट होने की वजह से मीडिया की भी जीनत बनते रहे और ISI में जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया अफगानिस्तान की सिचुएशन को, काउंटर टेररिज्म के लिहाज से, काउंटर इंटेलिजेंस के लिहाज से, तो इंतहाई प्रोफेशनल जनरल थे। दूसरा जो इनकी जो अहम खबर है, ये इंतहाई बड़ी खबर है, वो इस लिहाज से कि एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उनको अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ भी जनरल कोर्ट मार्शल करने का अलामिया में जिक्र किया गया। अब ये तो 2 तरीके से इंतहाई बड़ी खबर हो गई। जब मैंने कहा कि अगर डिफरेंट एंगल से देखें तो ये इंतहाई आम सी खबर भी है। अब आम से किस तरह? आम से खबर इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने डिसिप्लिन, अपने प्रोफेशनलिज्म और ऑल रैंक इक्वल जो लॉ के हिसाब से
उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की गई है कि जिसमें उन्होंने जो है वो चाहे वो लेफ्टिनेंट हो या लेफ्टिनेंट जनरल हो, तो फौज में जो एहतसाब का अमल है वो इंतहाई कॉमन है और इसके अंदर कभी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं किया गया। तो अपनी डिसिप्लिन और नॉर्म्स और कस्टम और मिलिट्री जो मैनुअल हमारा लॉ का, उसके हिसाब से देखा जाए तो इंतहाई नॉर्मल खबर है। अब आपका ये सवाल कि क्या ये पहले भी जर्नल्स के साथ हो चुका है? जी बिल्कुल हुआ है। और एक उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की दी गई थी कि जिसमें कुछ बेजाब्तगियां थी उनकी सर्विस के दौरान, जब जीएसक्यू में वो तैनात थे, और उनके साथ जो एक ब्रिगेडियर साहब थे उनको सजाए मौत दी गई थी। अभी 9 मई के हिसाब से अगर देख लें तो जो लाहौर की जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप थी वो मॉब को कंट्रोल करने में नाकाम रहे थे, और जो उनको उस वक्त एक पॉलिसी अपनानी चाहिए थी या जो जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था मॉब के साथ, तरीके के साथ उनको हैंडल करके वो जो नुकसान हुआ जिना हाउस को, बेसिकली उसको रोकने की जरूरत थी, लेकिन उसमें नाकाम रहे। तो लिहाजा उस वक्त भी जो वहां के कोर्ट कमांडर थे उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया और उनको भी सजा दी गई। तो लिहाजा जो अगर आप जितने रैंक में सीनियर जाते हैं उतनी ही आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसमें चाहे दानिस्तगी के तौर पे हो या दानिस्तगी के तौर पे हो, उसकी वैल्यू वेटेज उतनी सीरियस होती है जितनी एक आम किसी भी चीज की। तो लिहाजा जो जनरल फैज हमीद साहब खिलाफ जो भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का प्रोसेस शुरू है और उनको जो अरेस्ट किया गया है, ये फौज की आला रवायात को जो है उसका मजर है कि उसमें चाहे लेफ्टिनेंट गलती करे चाहे लेफ्टिनेंट जनरल करे, सबके लिए रूल बराबर है। और अगर जो जिसने अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर जो शिकायत की थी टॉप सिटी के मालिक ने कि कुछ इन्होंने उसका अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया था अपनी पोजीशन का, तो उसके साथ से जो थी अपना सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा था कि जो अपने नॉर्मल अपने रूल्स के मुताबिक जो इदारा है वो उनके खिलाफ एक्शन ले। तो अभी 9 महीने के बाद मुझे लगता है कि आर्मी की जिन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेट करती है, उनके पास लाजमी को ठोस सबूत मौजूद हैं कि जिसकी वजह से इनको अंडर अरेस्ट किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का सब एक चीज़ और हमारे नाजरीन के लिए भी, चूंकि नॉर्मली जो कोर्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो तो आम नाजरीन के तक पहुंचती भी हैं, चूँकि फ़ौज का ये मामला बड़ा ये संगीन नौइयत का होता है। ऑफिशली जैसे ISPR हमें बताता है उसके मुताबिक ही हम खबर ज़ाहिर आगे भी देते हैं। किस तरह देखते हैं? एक तो ये इम्पॉर्टेंट जो बज़ाहिर लगता है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कुछ साबित हुआ होगा इसीलिए फ़ौजी तहवील में लिया गया। इस सिस्टम को आप बहुत बेहतर समझते हैं, जानते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अभी ज़ाहिर तहकीकात हुई हैं, इसमें इनका कितना इन्फ्लुएंस था, इनके जूनियर ऑफिसर्स का था, फैमिली की तरफ से प्रेशर था, कहाँ किसने क्या इनका नाम या इनकी पोजीशन इस्तेमाल की, या ख़ुद जनरल फैज़ हमीद ने ज़ाहिर सबूत उनको मिलेंगे, चीज़ें तहकीकात होंगी, आगे रखेंगे, फिर ट्रायल का मौका दोनों तरफ दिया जाता है। ऐसा आर्मी में ये भी है कि वो अपनी मर्ज़ी का ज़ाहिर वकील भी कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये तहकीकात आगे बढ़ें और उसके बाद यहाँ से उनकी ये रिकवरी भी पॉसिबल है कि ठीक है तहकीकात हुई, चीज़ें हुई, जितने शवाहिद थे उनके मुताबिक उनको ये हुआ, ठीक है, इन्फ्लुएंस हुआ और उसके बाद बाइज़्ज़त बरी हो गए। ये यहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि यह मामला अब आगे ही जाएगा, कोर्ट मार्शल की तरफ ही जाएगा? देखिए ज़फ़ीर, इस वक्त वो एक्यूज्ड हैं, अभी वो मुल्जिम हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, लेकिन इस तरह की लाजमी कोई ठोस सबूत होंगे कि जिसमें अगर वो डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हुई तो उनके अंडर कमांड, जेर कमान अगर किसी ने कुछ किया है, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, इनका नाम लेकर भी अगर किया है, तो उसकी तहकीकात जो है वो ड्यूरिंग जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा होगा तो उनके सामने वो शवाहिद रखे जाएंगे और उनको अपने डिफेंस करने का भरपूर मौका दिया जाएगा। इस सिलसिले में वो अपना पसंद का वकील भी कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, कोर्ट चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री कोर्ट हो, उसके अंदर जो शक का फायदा होता है वो हमेशा मुल्जिम की तरफ जाता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँ कि इसको अगर उनकी तरफ इशारा भी होता हुआ कोई इस किस्म की एम्बेजलमेंट का या अपनी सीट की जो ताकत थी उसको गलत तौर पर इस्तेमाल करने का, तो उनको शक का फायदा भी जो है फौज शायद ना दे, क्योंकि जब आप सीनियर रैंक के ऊपर जाते हैं, आप लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांड कर रहे होते हैं, 60-70 हज़ार लोग आपके जेर कमान रहे होते हैं, तो उस वक्त आपसे गलत फहमी में या नादानिस्तगी के अंदर भी इस तरह की गलती की तवक्को नहीं की जाती। तो इस सिलसिले में अगर कोई चीज इंडिकेट की भी तो उनको जो है वो हर तरह की पनिशमेंट जो है, जो कि सख्त पनिशमेंट हो सकती है, जिसमें उनके रैंक को वापस करना, उनके जो सर्विस के बेनिफिट्स थे वो वापस हो सकते हैं, उनको जो है वो कैद की सजा भी हो सकती है, कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी सजा भी हो सकती है। तो लिहाजा अभी उनको मुकम्मल तौर पर
जो है वो कानून के मुताबिक वकील की सहूलतें दी ठीक। जाएंगी, शवाहिद उनके सामने रखे जाएंगे, डिफेंस कर लिया तो इज्जत बाइज्जत बरी हो जाएंगे, अगर ना कर पाए तो मैं समझता हूँ कि सख्त सजा मिलेगी। और ये अमल कितना तेज़ है? नॉर्मली हम देखते हैं जो हमारे यहाँ सिविल कोर्ट्स हैं उसके अंदर केसेस बहुत ज़्यादा और हाई प्रोफाइल केसेस की जब हम बात करते हैं वो लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं उसमें और मामला जो है वो खड़ाई में पड़ जाता है। लेकिन फोर्सेस में ये हमने पढ़ा भी है और आप ज़ाहिर सर्व करके आए हैं, हम बहुत बेहतर जानते हैं इन सारे मामले को। ये कितना स्पीडी होता है कि अगर ये केस जब अब तहकीकात हो रही हैं, अब ज़रा मीडिया का प्रेशर भी होगा, ये डेली बेसिस पे चीज़ें ISPR को भी ब्रीफ करनी होंगी, तो आपको क्या लगता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? देखिए ये एक हाई प्रोफाइल केस होगा जो कि मीडिया की जीनत बनता रहेगा और उनके बारे में शायद DGISPR जैसे उन्होंने कहा कि वो फोर्टनाइटली अगर नहीं तो महीने में एक दफा मीडिया जो है वो टॉक लाजमी किया करेंगे। लेकिन चूंकि जब केस अदालत में चल रहा होता है तो उसकी तफसीलात बाहर तो नहीं आती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे आप जिस पे आर्मी बिलीव करती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उस फैक्टर को सामने रखते हुए लेकिन उसके पैरेलल में इस चीज को भी इंश्योर किया जाएगा कि जनरल साहब को जो है प्रॉपर डिफेंस करने का मौका फराहम किया जाए। वो जिस कदर अपने कोई काउंटर सबूत लेकर आ सकते हैं या उसको डिनाई कर सकते हैं, वो कानून के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। लेकिन इसकी सुनवाई जो है वो डेली बेसिस के ऊपर होगी और मैं समझता हूँ कि विद इन 30 to 60 डेज के अंदर अंदर इसका फैसला किया जाएगा, जिसमें कि कानून के तमाम तकाजे को सामने रखते हुए और जनरल साहब चूंकि एक सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी जो है तमाम किस्म की सहूलतें उनको दी जाएंगी कि अपने आप को डिफेंड करें जो एलिगेशंस आप पे लगी हैं। लेकिन जैसे ही पता ये फील किया अगर कोर्ट ने कि ये अब मजीद जो है अपने हक में कोई सबूत नहीं ला सकते और तमाम इशारे इनकी मिसकंडक्ट की तरफ जाते हैं, तो वो उसका फैसला सुनाने में देर नहीं लगाएंगे। इसमें ये कितना मुमकिन है ब्रिगेडियर साहब कि कुछ मज़ीद अफसरान भी कुछ इस तरह की इतलात हैं, ज़रा ऑफिशियली ISPR के आज की प्रेस रिलीज़ में तो उनका जिक्र नहीं है, कुछ सर्विंग भी और कुछ ज़ाहिर रिटायर हो चुके हैं, अगर तहकीकात आगे बढ़ती हैं तो आप समझते हैं कि उन ये तहकीकात का दायरा वसी हो सकता है? जी बिल्कुल। उसका जब टॉप सिटी का जब सिलसिला शुरू हुआ था तो वो जो टॉप सिटी के मालिक थे उन्होंने कुछ कुछ ब्रिगेडियर्स के और कर्नल्स के भी शायद नाम लिए थे कि शायद वो भी इनके वसातत से शायद मैसेज लाए थे या इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की थी। तो उनको भी अगर एविडेंस के तौर पे मिलिट्री कोर्ट कॉल करती है उसके गवाह के सिलसिले में या जनरल साहब उनको इनवाइट करते हैं एज गवाह नॉमिनेट करते हैं, तो चूंकि मिलिट्री कोर्ट है तो उसके अंदर चाहे आर्मी ऑफिसर सर्विंग हो या रिटायर हो, उनको बाउंड होते हैं कि उसमें उनके सामने अपीयर हो और जो है वो अपने जो है वो सबूत पेश कर सकें या गवाही दे सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर दायरा इख्तियार इसका बढ़ा तो इसमें कोई बईद नहीं है कि अगर कोई और अफसर है उसने अगर अपने हद से तजावुज की है, चाहे वो जिस रैंक का भी हो, तो ये दायरा कार इसका वसी भी हो सकता है। जी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद आर्मी के लिए, चूँकि पाकिस्तान के पास एक ही वाहिद इदारा है जिसके पास अपना खुद एहतसाबी का इतना ज़बरदस्त एक मरबूत सिस्टम है, जिसका जिक्र पिछले दिनों DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी कर भी चुके हैं। जिस तरह अभी आप फरमा भी रहे थे कि एक सिपाही से लेकर 3 स्टार जनरल तक तमाम लोग जो हैं वो जवाबदेह होते हैं, अगर कोई अपने हल्फ से रूगर्दानी करते हैं, गलती करते हैं, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है, माफ़ी नहीं है। ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा और आप क्या समझते हैं कि एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था बार बार सियासी लीडरशिप की तरफ से और तमाम ही पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं वो ये बात माजी में भी कहते रहे कि आर्मी जो है वो प्रेशर बिल्ड करती है, एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर बिल्ड करती है सिविलियन साइड पे सियासतदानों के ऊपर। ख़ुद कभी किसी बड़े को सज़ा नहीं हुई, ब्रिगेडियर या मेजर जनरल तक का जिक्र होता रहा, लेकिन ये इट्सेल्फ जिस तरह आप बता भी रहे थे बहुत हाई प्रोफाइल केस है। ये कितना बड़ा मैसेज होगा और ये आर्मी का इमेज भी कितना बिल्ड करेगा आम आवाम की नज़र में कि खुद एहतसाबी इतनी ज़बरदस्त के अपने सबसे टॉप और बेहतरीन DGI को भी यहाँ पे माफ़ी नहीं मिली बल्कि उनको इंसाफ के कटहरे में लाया गया है। अब ज़ाहिर आगे चलकर जो भी सज़ा जज़ा होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये सिर्फ इतना कितना बड़ा मैसेज होगा और ये कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा खुद इदारे के लिए भी। देखिए इदारे के अंदर तो सबको मालूम है, चाहे वो एक दिन की सर्विस वाला सिपाही हो या 36 साल या 37 साल की सर्विस वाला जनरल हो, तमाम लोगों को मालूम होता है कि अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर
या करेक्टर के हिसाब से या माली तौर पे या किसी भी कोई ऐसा कंडक्ट वाइज के जिसमें किसी ऑफिशियल जगह पे इवन ड्रेस आप गलत पहन लें तो वो भी अनबिकमिंग ऑफिसर के जुमरे में आता है और उसकी भी जो छोटी मोटी सजा जो है वो मिलती है। तो लिहाजा जो आपके खुद एहतसाबी का जो अमल है फौज का या पनिशमेंट का, जिसे सिंगल मिस्टेक आर्मी बोलते हैं, जिसमें जीरो टॉलरेंस है किसी भी इस किस्म की हरकत के लिए, तो उसमें तो मोराल हाई होगा। जहां तक सिविलियंस का ताल्लुक है, जो हमारे फौज के बाहर जो इदारे हैं उनको इससे सबक लेना चाहिए और उनको ऐसे लोगों को जो है खास करके उनकी सबक जो फौज के ऊपर तनकीद करते हैं हमारे डिसिप्लिन के लिहाज से, हमारे कंडक्ट के लिहाज से, उन सब का मुंह जो है बंद होना चाहिए कि इवन डीजीआई जो है अगर उनसे गलती हुई, बेहैसियत इंसान जो है उनसे इंफरादी तौर पर गलती हो सकती है, लेकिन चूंकि उनके नाम के साथ एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक लिखा हुआ है, इतनी साल की सर्विस से इतनी अब अच्छी अपॉइंटमेंट्स पे रहे हुए हैं, तो उसमें फौज का नाम जब आएगा या अदारे का नाम आएगा उसको, तो उनके खिलाफ जो इसकी कार्रवाई जो है वो भी उसी तेजी के साथ, उसी सख्ती के साथ हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम में भी और जो हमारे रैंक्स एंड फाइल्स हैं उनमें एक इत्मीनान की लहर होगी कि जो हम लोग बात किया करते हैं कि सिर्फ जो है वो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि सिर्फ सिपाहियों को या जूनियर ऑफिसर्स को जो है वो सिर्फ पनिशमेंट मिलती है फौज के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स को भी मिलती है, जूनियर्स को मिलती है। ये मीडिया में बेसिकली इसलिए जीजीएसपीआर ने अच्छा किया कि इसके मुतालिक मीडिया को इन्फॉर्म किया, अगर ना करते तो फिर लोग अफवाहें जो है वो जन्म लेती या इस तरह करके कोई मिस इन्फॉर्मेशन या इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़ाहिर है जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो चूँकि ये खबर इतलात मीडिया में आ गई थी और आप जानते हैं कि ज़ाहिर कलेक्शंस भी होते हैं, लोगों के सोर्स होते हैं, और दूसरा ये कि खुद फैज़ हमीद साहब की तरफ से भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी कुछ लोगों को कि ये इस तरह की डेवलपमेंट्स होंगी, ये हो रही हैं, ताकि थोड़ा सा एक प्रेशर भी बिल्ड किया जाए। चीज़ें हर बंदा कोशिश करता है अपनी चीज़ों को बेहतर करने में। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिगेडियर साहब, वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चूँकि डीजीआई जो होते हैं वो सिविलियन साइड की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, और फिर एक एक्सेस भी है ऑफिशियली उनको, चूँकि पूरे मुल्क की मामला देखने होते हैं। इसी तरह डीजीएमआई होते हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को देख रहे होते हैं। डीजीएमआई जो है वो ज़रा सिविलियन साइड पे इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो प्योरली मिलिट्री के अफेयर्स को देख रहे होते हैं। ये कितना एज इनको मिलेगा कि जो कोऑर्डिनेशन होती है, बातचीत होती है सियासतदानों के साथ, इन लोगों के साथ, तो ज़रा ऑफिशियली इनके पास तो ये राइट था कि आप बातचीत कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं मुल्क के मफाद के लिए। तो इसमें अब देख जो अभी सियासतदान बातें कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो ज़रा ये तो इनका डोमेन बनता है टेक्निकली, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ। तो बाकी चीज़ें माली बेज़ाब्तियाँ हैं, कहीं कोई उन्होंने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाया, उसके ऊपर तो ज़रा सज़ा जज़ा मिलेगी। ये कितना एज इनको मिल सकता है कि ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन तो ज़रा इन्होंने करानी थी इदारे के सरबराह की हैसियत से एज डीजीआई। जी रवि, जैसे आपने कहा कि एमआई जो है वो मिलिट्री के अफेयर्स को देखती है और आईएसआई जो है बेसिकली इंटर सर्विसेज को, और उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी है उसको देख रही होती है। वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे होते हैं चीफ आर्मी स्टाफ को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी। तो लिहाजा जहां तक पॉलिटिकल चीज का ताल्लुक है, जो एक जो है तासुर जो पैदा हुआ है शाम में जब से खबर रिलीज हुई है कि शायद उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन थी या पॉलिटिकल जो उन्होंने साइडिंग ली थी अपने डीजीआई, तो शायद ये उसका शख्स था ना। तो मैं नहीं समझता ये उसका है। इनका बेसिकली दो चार्जेस हैं इनके ऊपर। एक तो ये कि टॉप सिटी में कुछ अपने इन्फ्लुएंस करते हुए इनके खिलाफ शिकायत की, अभी उसकी तहकीकात फाइनल होना बाकी है। और सेकेंडली जो पोस्ट रिटायरमेंट, जिसमें कि 2 साल तक आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं ले सकते या स्टेटमेंट नहीं दे सकते, उसमें शायद कुछ इस किस्म के शवाहिद मौजूद थे कि जिसमें उन्होंने अपने जो एक मिलिट्री जो लॉ के हिसाब से उनकी बाइंडिंग थी, टाइम बार था, उसको शायद उन्होंने थोड़ा ब्रीच किया हो कि जिसकी वजह से उनके ऊपर एक्शन लिया गया। तो इसका जो उनकी रिटायरमेंट से पहले के जो ये लोगों से मिलते रहे हैं, वो उनके मैंडेट में शामिल था और ये प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में होता था, चीफ आर्मी स्टाफ की नॉलेज में भी होता है। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उसको जब आप जो पावर में आता है वो मलाइन करना शुरू कर देते हैं। जी, वो अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 9 मई के हवाले से भी कुछ इतलाते हैं कि उसमें ज़रा इनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, उसके बाद इन्होंने इन्फ्लुएंस डाला, मिसलीड किया कुछ जर्नैल्स को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लीडरशिप को भी। 9 मई के हिसाब से वो एक जिक्र जरूर इसका जारी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका 9 मई से कोई डायरेक्टली लिंक्ड है। ये सब चीजें एप्रीहेंशन के ऊपर हैं। अगर इसके कोई जो वो 2 साल रिटायरमेंट के पोस्ट रिटायरमेंट अगर उन्होंने कोई इस तरह की चीज कर रखी है
कि जिसमें ठोस सबूत हैं, तो वो एक ऑफेंस के जुमरे में जरूर आता है, लेकिन इतना शदीद नहीं कि जितना शायद इनकी जो ठीक है। आखिरी atrocity सवाल के साथ चीज़ बिल्कुल सामने आ साहब, रही फिर है। मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक पे जाना है। किस जी तरह देखते हैं एक चीज़, इतनी हाई प्रोफाइल ओहदे से जब आप रिटायर होते हैं तो एक्सेस तो होता है, ज़ाहिर है आप आपके वो लोग जो आपके मातहत रहते हैं, और हमने ये देखा कि फोर्सेस में इज़्ज़त एहतराम रिटायरमेंट के बाद भी ही रहता है, ज़रा सीनियर जूनियर्स का एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन रहता है। तो अब समझते हैं कि वो सरसूख, जो कि एक इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है इस वक्त भी, कि वो शायद उनका उस तरह था, अब नेटवर्क उनकी ज़रा पूरी उन्होंने नेटवर्किंग की हुई थी, फिर जो अफ़गानिस्तान की जो सूरत थी उसके ऊपर उन्होंने बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, जो चीज़ें हैं उनकी क्रेडिट पे। तो वो इस वक्त कुछ, चाहे हुकूमती साइड हो या अपोजिशन, वो कह रहे हैं कि शायद इनका नेटवर्क बाद में भी काम कर रहा था, तो ये अपना सोर्स इस्तेमाल करते हुए और अपनी सीनियरिटी को इस्तेमाल करते हुए रिटायरमेंट के बाद भी इनपुट दे रहे थे। जी, इसके मुतालिक कोई खास खबर जो है बाहर नहीं है, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इंतहाई ताकतवर पोजीशन के ऊपर थे, दोस्ती यारियां जरूर होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो फौज के अंदर इनकी कोई दोस्ती यारी हो, या जो पॉलिटिशियंस के साथ अगर इनको उठना बैठना हो, जो कि इनके मैंडेट के मुताबिक था जब ये सर्विस में थे एज डीजीआई, लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर उस तरह की ना वो बातें रहती हैं, ना उस तरह के ताल्लुकात रहते हैं। और फौज के अंदर के जहाँ इनके ताल्लुकात हैं, इनके ज़ाहिर सीनियर ऑफिसर्स के साथ ताल्लुकात भी होंगे, अच्छे मशहूर जनरल थे, प्रोफेशनल जनरल थे, तो लेकिन जब आप फौज इदारे की बात आ जाती है तो फिर पर्सनल रिलेशन साइड पे हो जाते हैं, प्रोफेशनल जो रिलेशन हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी एक इंतहाई प्रोफेशनल आर्मी है, ठीक। और इस तरह की चीजें फौज में वो सीनियर लेवल के ऊपर तो बहुत कम हुई हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल जो है वो जरा सा भी कोई अगर फील होता है तो आर्मी 48 आवर्स नोटिस पे घर भेजती है ऑफिसर्स को। बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बता रहे थे कि आर्मी के अंदर कितना इम्पोर्टेंट होता है खुद एहतसाबी का अमल, और एक कड़ा और ख़ुदकार अमल है, इसके अंदर से हर शख्स को गुजर कर, जो भी गिल्टी होता है उसको गुजर कर जाना होता है, माफ़ी यहाँ पे नहीं मिलती। और जो एहतसाब का अमल है वो भी बड़ा ज़बरदस्त और मुनसफ़ाना होता है, किसी भी तरह किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती। इस पर मज़ीद बात करेंगे वक्त व ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके असरात आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत पे और ओवरऑल मुल्की सियासत पे क्या पड़ेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।